कहानी की शुरुआत सार्जेंट टॉमी और दो ऑफिसर से होती है जो कि किसी मुजरिम को पकड़ने उसके घर आए थे जिस पर होमिसाइड का आरोप था और उसी चक्कर में टॉमी अपना घुटना जख्मी कर लेता है। लेकिन आखिर में वो कमिश्नर डेविस के आने से पहले सस्पेक्ट को पकड़ लेता है, जिसके बाद यहाँ खुलासा ये होता है कि ये कोई होमिसाइड नहीं बल्कि इसकी फैमिली ने इसे तंग आकर ये झूठी रिपोर्ट पुलिस को दी, जिसके चलते कमिश्नर सजा के तौर पर टॉमी की ड्यूटी होने वाले मैराथन में लगा देता है। फिर हमें कहानी के करैक्टर दिखाए जाते हैं जो कि अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। और सबसे पहले हम पैट्रिक और उसकी वाइफ जेसिका को देखते हैं जो कि दूसरे दिन मैराथन में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर हम MIT की स्टूडेंट ली को देखते हैं जिससे मिलने ऑफिसर सीन आता है जो कि ली के साथ एक कंसर्ट में जाने का प्लान बनाता है। फिर मॉर्निंग में हम डनमिंग को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को ब्रांड न्यू मर्सिडीज दिखाता है जो कि उसने थोड़े दिन पहले ही खरीदी है। फिर मैराथन वाले दिन हम एक फैमिली को देखते हैं जहां जहर नाम का टीनेजर कुछ टेररिस्ट को काइंड ऑफ बॉम्ब बनाते हुए देख रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टॉमी की तरफ मुड़ता है जहां वो थोड़ा वर्कआउट करने के बाद अपनी वाइफ कैरल को मिलता है जिसने टॉमी की यूनिफॉर्म को पहले से ही अरेंज कर दिया था क्योंकि आज टॉमी मैराथन में ड्यूटी देने वाला है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद हम सार्जेंट जेफरी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के लिए डंकन डोनट से ब्लूबेरी मफिन लेने आता है और दूसरी तरफ टॉमी की ड्यूटी VIP लोगों के पास थी, जिसे देख बाकी ऑफिसर हंसने लगते हैं। अब यहाँ टॉमी कैरल को कॉल कर अपने नी ब्रेस मंगवाता है क्योंकि उसे चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। खैर फिर हम टैमरलैंड और उसके छोटे भाई जहर को देखते हैं जो कि कुछ बड़ा करने के प्लान में थे, जिसके चलते वो एक दूसरे को गले से लगाते हैं। इसके बाद मैराथन शुरू हो जाता है जहाँ स्टीव नाम का सिटीजन अपने बेटे लियो को लेकर आता है ताकि वो अपनी वाइफ को मैराथन कम्पीट करते हुए देख सके। जिसके साथ ही हम पैट्रिक और जेसिका को देखते हैं जो कि मैराथन देखने आए थे और कुछ ही देर में यहाँ कैरल भी टॉमी के नी ब्रेस लेकर आ जाती है और कैरल के जाते ही यहाँ टैमरलैंड अपने बैकपैक के साथ आ जाता है जो कि पैट्रिक और जेसिका के पास आकर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ जहर भी अपने काम पर लग जाता है जहाँ टैमरलैंड अपने बैकपैक को पैट्रिक, जेसिका और स्टीव के पास रखकर चला जाता है। खैर मैराथन में सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और अचानक से यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसे देख सब चौंक जाते हैं और इससे पहले टॉमी कुछ समझ पाता तभी दूसरा बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है जिसे देख सभी ऑफिसर अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद सभी ऑफिसर और लोकल सिटीजन एक दूसरे की हेल्प में लग जाते हैं जहां हम स्टीव, पैट्रिक और जेसिका को देखते हैं जो कि काफी जख्मी थे, लेकिन इसमें स्टीव का बेटा लियो बच जाता है। फिर टॉमी दूसरी बॉम्ब ब्लास्ट की लोकेशन पर जाता है जहां उसे और भी ज्यादा लोग जख्मी और डरे हुए मिलते हैं, जहां टॉमी को एक 8 साल का बच्चा बुरे तरीके से मरा हुआ दिखता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बनी है और ये अटैक 2013 की बोस्टन मैराथन में किए गए थे जिसमें 250 से ज्यादा लोग जख्मी थे और 3 मारे गए थे। बैक टू द मूवी। अब यहाँ टॉमी को कैरल भी सही सलामत मिल जाती है जिसे वो ऑफिसर के साथ घर भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद लोकेशन को क्लियर कर दिया जाता है जहाँ स्पेशल एजेंट रिक आता है जिसके साथ यहाँ के गवर्नर भी थे। अब यहाँ रिक को लगने लगता है कि शायद ये काम किसी पॉलिटिकल ग्रुप या किसी और ग्रुप का होगा, लेकिन सबूतों से रिक को पता चलता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। जिसके बाद वो गवर्नर से यहाँ एक बड़े कमांड सेंटर की डिमांड करता है जहाँ वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसके बाद सारी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है जहाँ वो सभी टूरिस्ट वीजा, CCTV फुटेज और क्राइम सीन की जांच करने लगते हैं और टॉमी भी अलग अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है जहाँ वो विक्टिम्स के पास जाकर उनसे सवाल जवाब करने लगता है। दूसरी तरफ हम टैमरलैंड और जहर को देखते हैं जो कि न्यूज को देखकर एंजॉय कर रहे थे, जिसके चलते वो घर में रहने का तय करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टॉमी अपने घर आता है जहां उसके रिलेटिव इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में उससे पूछने लगते हैं, जिसके चलते टॉमी इन बातों से बहुत ही परेशान हो जाता है और वो गुस्से में उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद टॉमी कैरल के पास आकर रोने लगता है क्योंकि टॉमी ने एक 8 साल के बच्चे को बहुत ही बुरे तरीके से मरा हुआ देखा था। और कुछ ही देर में रिक का टीम मेंबर एक सस्पेक्ट को CCTV फुटेज में नोटिस करता है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, जबकि बाकी लोग बॉम्ब ब्लास्ट की लोकेशन को देख रहे थे, लेकिन यहाँ उन्हें उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। जिसके चलते वो यहाँ टॉमी को बुलाते हैं क्योंकि टॉमी इस एरिया को बहुत ही अच्छे से जानता है। इसके बाद वो टॉमी से पूछने लगते हैं कि इस लोकेशन के बाद कौन सी ऐसी लोकेशन आती है जहाँ के CCTV कैमरा में हम उसका चेहरा अच्छे से देख सकें। और थोड़ा सोचने के बाद टॉमी उन्हें BB सोशल क्लब के CCTV चेक करने को कहता है और लकीली उन्हें सस्पेक्ट मिल जाता है और कुछ ही देर में उन्हें जहर
के साथ साथ टैमरलैंड का भी पता चल जाता है। लेकिन यहाँ सारी अथॉरिटी को रिक आदेश देता है कि इनकी आइडेंटिटी को पब्लिक में रिवील मत करना, क्योंकि उसे डर है कि अगर ये इनोसेंट हुए तो इनकी लाइफ खतरे में आ सकती है। इसलिए रिक थोड़ा और समय मांगता है। दूसरी तरफ सार्जेंट जेफरी भी अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। इसके बाद यहाँ प्रेसिडेंट ओबामा आते हैं, जो कि बॉस्टन सिटी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर अपनी स्पीच देते हैं। इसके बाद हम डेविस को रिक से झगड़ा करते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ डेविस सस्पेक्ट की फोटोज को पब्लिक और मीडिया में रिवील करना चाहता है, जबकि रिक इसके खिलाफ था। लेकिन बड़े ऑफिसर के दबाव के कारण रिक को भी मानना पड़ता है और उनकी आइडेंटिटी को पब्लिक में रिवील कर दिया जाता है। फिर न्यूज में जहर को देखकर उसका फ्रेंड उससे इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो इससे इनकार करता है। जिसके बाद टैमरलैंड अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकलने का तय करता है, क्योंकि उनकी फोटोज इतनी क्लियर नहीं थी कि उन्हें कोई पहचान सके। दूसरी तरफ जहर के दोस्त यूनिवर्सिटी में वीड फूक रहे थे। जहां वीड खत्म होने के बाद वो जहर के बैग में माल को चेक करने लगते हैं, क्योंकि जहर भी एक गंजेड़ी है। लेकिन यहाँ उन्हें जहर के बैग से बॉम्ब मेकिंग से रिलेटेड कुछ सामान मिलता है, जिसे देख वो श्योर हो जाते हैं कि जहर एक टेररिस्ट है। इसके बाद टॉमी दोनों टेररिस्ट को शहर में ढूंढने लगता है और टैमरलैंड जहर को सीन की कार के पास लेकर आता है, क्योंकि जहर गन चलाने की काफी तमन्ना रखता है और उसे गन दिलाने के लिए वो सीन को शूट कर मार देता है, जिसे यहाँ एक आदमी देख लेता है। जिससे कुछ ही देर में सीन की न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है कि उसे MIT के बाहर शूट कर मार दिया गया, जिसे सुन टॉमी MIT की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम डनमिंग को देखते हैं, जो कि शांति से अपनी कार में बैठा था और तभी उसके पास टैमरलैंड आता है, जो कि हेल्प के बहाने उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और अपनी कार का सारा सामान उसकी कार में शिफ्ट कर उसे भी अपने साथ ले जाता है। और थोड़ी दूर जाते ही टैमरलैंड डनमिंग को 9/11 के बारे में बताने लगता है, लेकिन डनमिंग उन्हें कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि 9/11 अटैक US गवर्नमेंट ने खुद करवाया था, ताकि सारे अमेरिकन मुस्लिम से नफरत करने लगे। इसके बाद डनमिंग उन्हें खुद को छोड़ने को कहता है कि मेरी चाइना में एक फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डनमिंग को नहीं छोड़ते। फिर थोड़ी देर बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ टैमरलैंड जहर को स्टोर में कुछ खाने का सामान लाने को भेजता है और मौका देखकर डनमिंग कार से भाग जाता है, जहाँ वो पास के स्टोर से पुलिस को कॉल कर देता है और इसे सुनकर टॉमी डनमिंग की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ टैमरलैंड जहर पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से ये सब गड़बड़ हुई। जिसके बाद वो फिर से अपनी कार के पास आकर दोनों बॉम्ब्स को अलग कर अपनी अपनी कार में बैठकर ड्राइव करने लगते हैं। इसके बाद हम डनमिंग को देखते हैं, जो कि टॉमी को सारी सिचुएशन बताता है कि वो मैराथन वाले बॉम्बर्स थे, जो कि अब न्यूयॉर्क में अटैक करने वाले हैं। जिसके चलते डनमिंग टॉमी को अपनी कार का ट्रैकिंग नंबर बताता है और इसके बाद टॉमी यहाँ डनमिंग को शाबाशी देता है कि तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई। फिर थोड़ी देर बाद जो नाम का ऑफिसर डेक्स्टर एवेन्यू में टैमरलैंड और जहर को देख लेता है, जहां वो अपने साथी ऑफिसर के साथ मिलकर उनसे फाइट करता है और यही टैमरलैंड अपने भाई की मदद से बहुत से होममेड बॉम्ब से अटैक करता है। और तभी उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ ऑफिसर जेफरी भी आ जाता है। अब यहाँ जेफरी टैमरलैंड की टांग पर शूट कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। और तभी जहर एक बॉम्ब जेफरी की तरफ फेंकता है और उसके बाद टैमरलैंड जहर को यहाँ से भागकर अकेले ही न्यूयॉर्क जाने को कहता है। और तभी टैमरलैंड सबके सामने आ जाता है, जिसे जेफरी पकड़ लेता है और जहर कार से भागते हुए अपने भाई को बचाने के चक्कर में उसी पर कार चढ़ा देता है। जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है और थोड़ी ही दूर जाकर टॉमी को डनमिंग की खाली कार मिलती है, मतलब जहर यहाँ से बिना कार के ही फरार हो गया। इसके बाद टैमरलैंड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद पुलिस टैमरलैंड की फैमिली और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। जिसके बाद वो जहर को ढूंढने के लिए पूरे बॉस्टन शहर को शट डाउन कर देते हैं, ताकि वो शहर से बाहर ना जा पाए। और पूरे शहर में पुलिस जहर को ढूंढने में लग जाती है, जहाँ वो जहर के यूनिवर्सिटी रूम में भी रेड मारती है, लेकिन उन्हें जहर कहीं नहीं मिलता। इसके बाद टैमरलैंड की वाइफ कैथरीन से सवाल जवाब किए जाते हैं कि बाहर और कितने बॉम्बर्स घूम रहे हैं, लेकिन कैथरीन यहाँ कुछ रिवील नहीं करती। इसके बाद एक ओल्ड मैन को अपने घर की बोट में किसी के होने का एहसास होता है, जिसके चलते वो यहाँ टॉमी को बुलाता है और टॉमी को यहाँ जहर मिल जाता है। जिसके बाद ऑफिसर बोट पर गोलियां चला देते हैं और काफी घंटे बोट में रहने के बाद जहर सरेंडर कर देता है और उसे पकड़ने के बाद ये न्यूज पूरे बॉस्टन सिटी में फैल जाती है। इसके बाद टॉमी और बाकी के ऑफिसर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने एक बार में जाते हैं, जिसके बाद बॉस्टन सिटी सभी ऑफिसर को रिस्पेक्ट देती है।
फिर हमें कहानी के रियल कैरेक्टर्स की पिक्चर्स को दिखाया जाता है, जहां जाहर को उसके क्राइम के चलते मौत की सजा सुनाई गई और रही बात उसके दोस्तों की, उन पर भी इन्वेस्टिगेशन की गई। तो बात करते हैं कैथरीन की। वो अभी तक अपनी बेटी के साथ रहती है और अथॉरिटी अभी तक इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। और आखिर में हम रियल कैरेक्टर्स की इंटरव्यूज को देखते हैं जो कि अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।